तो क्या यार कोई मरा हुआ शख्स 40 साल बाद एक तांत्रिक की केस से छूट कर हो क्या वापस अपनी फैमिली के पास आ सकता है? आज की स्टोरी कुछ ऐसी है। आज की जो स्टोरी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की है और उस गांव में रहता है मेरा कज़न। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में कुछ घटनाएं सामने आई जिसके अंदर शमशान से हड्डियां चोरी कर ली गई। मतलब कि जो मरे हुए शख्स जिनका दाह संस्कार वहां पर किया गया था उनकी अस्थियां चोरी कर ली गई और वहां पर मिले कुछ नींबू और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इन सब चीजों का जिक्र क्यों कर रहा हूं और आखिर इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है। तो आज की स्टोरी में मैं ये क्लियर करने वाला हूं कि आखिर इन घटनाओं के बीच में और उस शख्स के आने के बीच में क्या संबंध है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी बिना किसी देरी के। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे इस पेज को फॉलो जरूर कर लेना। तो आज की स्टोरी मैंने जैसे बताई कि मेरे कज़न की है जिसका नाम है बनवारी। आज तो वो सेम लगभग मेरी उम्र का है पर यह स्टोरी है 35 से 40 साल पहले की। राजस्थान के अजमेर जिले में एक छोटा सा गांव जहां पर रहती थी उनकी फैमिली। उसके दादाजी जो काफ़ी नॉलेज रखते थे इन सब चीज़ों में, ब्लैक मैजिक में और भी बहुत सारी चीज़ों में। उस टाइम ना कोई साधन हुआ करते थे कहीं भी आने जाने के लिए और उनको कहीं भी आना जाना होता तो वो पैदल ही सफ़र करते। उनके लिए शमशान में जाना आना, रात को वहाँ से निकलना और रात को वहाँ रुकना, ये सब उनके लिए कॉमन बात थी। अब हुआ यूं कि उनके जो खेत थे वो लगभग उनके घर से 3 से 4 किलोमीटर थे। बीच में पड़ते थे उनके शमशान। तो होता यूं है कि गांव में एक औरत होती है जिसको वो अपनी भाभी की तरह मानते थे। वो एक्सपायर हो जाती है पता नहीं किसी कारण से। वो अपने खेत पर जा रहे होते हैं और अचानक जाते जाते उस शमशान के बराबर वो ठोकर खाकर गिर जाते हैं। जैसे ही वो ठोकर खाकर गिरते हैं तो वो आवाज़ लगाते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता था कि यहाँ पर इस शमशान में अभी 1 दिन या 2 दिन पहले उस भाभी का दाह संस्कार किया हुआ है। तो वह उसको नाम लेकर आवाज़ लगाते हैं, क्या तू भी मेरे को साथ लेकर जाएगी? और यह बोलकर वो हंसते हंसते वापस अपने खेत पर चले जाते हैं। शाम को जब वो वापस अपने घर पर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी थोड़ी सी तबीयत है वो बिगड़ गई है। मतलब कि उनके लिए कैजुअल था कि हो सकता है बुखार आ गया हो या सर्दी या जुकाम, सब यही समझ रहे थे। तो गांव में उस टाइम मेडिकल व्यवस्था नहीं हुआ करती थी और जो हॉस्पिटल थे वो भी काफ़ी दूर होते थे। तो जो उनके घर वाले होते हैं उनको नॉर्मल घर पर ही देसी नुस्खे से इलाज करने की कोशिश करते हैं पर उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनके सारे जो परिवार वाले होते हैं वो सबको इकट्ठा कर लेते हैं। उसमें से कुछ परिवार वाले हमारे भी थे। उसके बाद में टाइम बीतता है और थोड़ी देर बाद में कुछ घंटों बाद में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। लगभग रात को 11:30 बजे वो एक्सपायर हो जाता है। अभी तक किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। सब यही सोच रहे होते हैं कि या तो किसी भूत या प्रेत ने उनको पकड़ लिया है या फिर इनके साथ में कोई चीज़ साथ आ गई है जो इनको अपने साथ ले गई है। अब हो सकता है कि रास्ते में जैसे वो ठोकर खाए थे और जो उनकी भाभी थी जिनको वो उन्होंने बोला कि क्या तुम मेरे को भी साथ लेकर जाएगी, वही उनको अपने साथ ले गई हो। उसके बाद शुरू होता है असली खेल। उनके गांव में कुछ मॉडर्न फैमिली होती है जिनके अंदर एक जो चाचा थे वो बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक होते हैं। वो आए दिन ऐसी तंत्र क्रियाएं करते रहते थे और जब ये एक्सपायर हो गए तो सुबह जब सारे परिवार वाले इकट्ठा हो गए, गांव वाले इकट्ठा होते हैं और उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है उसी जगह जहां उस लेडीज़ का दाह संस्कार किया गया था। क्योंकि गांव में जो 2-4 कास्ट होती है उनके शमशान एक ही होते हैं। उसके बाद में जब आप सबको पता होगा कि तीसरे के दिन मतलब कि तीये की बैठक जिसको उठावने की बैठक बोलते हैं, उस दिन अस्थियां कलेक्ट करने के लिए उनकी फैमिली जाती है और पानी लेकर जाती है ताकि वो उस चिता को ठंडी कर पाए और उन अस्थियों को लेकर आए ताकि वो उनको गंगा जी में या हरिद्वार लेकर जा सके। पर उससे पहले जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि सेम इन्हीं घटनाओं की तरह वहाँ पर कुछ नींबू बिखरे हुए थे। कुछ ऐसी चीज़ें जो तांत्रिक क्रियाओं में यूज़ होती है वो वहाँ पर बिखरी हुई थी। और उसके अलावा जब वो उस राख को ढूंढना शुरू करते हैं उनके परिवार वाले तो वहाँ पर कुछ अस्थियाँ वहाँ से गायब होती है जिसमें से कुछ उनके गले की, सर की और कुछ नाखून भी। ये सब अस्थियां वहाँ से गायब होती है। तब जब घर वाले वो देखते हैं कि वहाँ पर नींबू बिखरे हुए हैं और ये तंत्र क्रिया के सामान बिखरे हुए हैं तो उनको कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि किसी ने तो कुछ किया है। पर उनको कुछ शोर नहीं था, उनको कुछ पता नहीं था तो वो किसी का नाम भी नहीं ले सकते थे।
उनको कहीं ना कहीं उस मुस्लिम फैमिली के उस तांत्रिक चाचा पर डाउट था, पर वो बिना सबूत के कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो बची हुई अस्थियां लेकर आते हैं और उन अस्थियों को विसर्जन के लिए हरिद्वार भी भेज देते हैं। इस बात को लगभग 35 से 40 साल बीत जाते हैं। उसके बाद में जब वह मुस्लिम चाचा जो तांत्रिक था, जब वह एक्सपायर होता है, तो उसी दिन जब वह एक्सपायर होता है उसी दिन जो मेरा कज़न है उसके पापा अचानक अपने जॉब से घर आते हैं, जहाँ वो मजदूरी कर रहे थे वहाँ से घर पहुँचते हैं शाम को लगभग 8 बजे। जैसे ही वो आते हैं तो बिना किसी से बात करे अपने कमरे में जाकर रोने लग जाते हैं। उनकी जो फैमिली थी उनको किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। सब उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो, पर कोई जवाब नहीं मिलता। उसके बाद में उनको पानी पिलाया जाता है पर उनका रोना बंद नहीं होता। और वो सबसे बड़ी बात, जब उनको पानी पिला रहे थे तो वो पानी अंदर घटक नहीं पा रहे थे, मतलब कि वो गले से नीचे नहीं उतर रहा था, वो मुंह में जाता और वापस बाहर निकल जाता। और उसके बाद में किसी सिद्ध पंडित को जो पास में ही रहते थे उनको बुलाया जाता है। वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और उसके बाद वापस उनको पानी पिलाते हैं, तब जाकर वो पानी पी पाते हैं। उसके बाद वो बोलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझे भूल गए, तुमने मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं लिया कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ होगा मेरे मरने के बाद में। आगे वो बताते हैं, और जब मेरा दाह संस्कार कर दिया गया था उसके बाद में जो वो मुस्लिम चाचा वो तांत्रिक था वो रात को 12 बजे वहाँ पर आया था और वह मुझे अपने वश में करके अपने साथ ले गया और मुझसे सालों तक बहुत बुरे बुरे काम करवाए। जब ये बात उनके घर वाले सुनते हैं तो वो सन्न हो जाते हैं, पर अब कुछ किया नहीं जा सकता था क्योंकि वो चाचा भी मर चुका था। और वो आगे बताते हैं कि वो आज जब चाचा एक्सपायर हुआ है लगभग 35-40 साल बाद, तब वो कुछ पूजा पाठ बताते हैं कि ये सब फॉलो कर लेना ताकि मेरी मोक्ष हो जाए। और उसके बाद में उनकी फैमिली वो पूजा पाठ करवाती है और उनकी मोक्ष करवाती है। तो यार मेरी इस स्टोरी का मोरल यही था कि कभी भी अगर आपके रिलेटिव या आपकी फैमिली में कभी कोई एक्सपायर हो और अगले दिन जब उठावने के दिन आप शमशान पहुंचो और ऐसी किसी चीज़ को वहाँ पे गिरे देखो तो समझ जाना कि उनके साथ भी यही सब होने वाला है। और एक चीज़ कि ये तांत्रिक जो भी होते हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, आज की स्टोरी से आपको समझ आ गया होगा। तो आज की स्टोरी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।